हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारे इस चैनल और आज की मेरी इस क्लास में आपका मोस्ट वेलकम। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, एनसीईआरटी 11 केमिस्ट्री का, और आज उसका थर्ड लेक्चर हम यहाँ पे अटेंड करने जा रहे हैं। पिछले 2 लेक्चर्स में हमने बहुत ही अच्छी अच्छी बेसिक चीज़ें सीखी हैं। हमने मैटर के बारे में बहुत भी अच्छी अच्छी बातें सीखी, साथ ही हमने और भी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हम पूरे साल यूज़ करेंगे केमिस्ट्री को पढ़ते वक्त, उन्हें भी हमने सीखा। अच्छा, आज की अपनी इस क्लास के बारे में आपको मैं थोड़ा बता दूं। आज की भी अपनी इस क्लास में हम मैटर टॉपिक को ही थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि यार इतना मैटर है ना हमारे आसपास की इतनी जल्दी ये हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। पिछली 2 क्लासेस से लगातार ये अपना रंग हमें दिखाते ही जा रहा है, नए नए रूप इसके देख रहे हैं। और आज की इस अपनी क्लास में एक आखिरी बार फिर से हम मैटर को थोड़ा सा और जो है पढ़ेंगे, मैटर के बारे में थोड़ा सा और नॉलेज गेन करेंगे। और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास जो होगी, मतलब 4th लेक्चर जो होगा हमारा, उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हालांकि सारी क्लासेस ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बेसिक नॉलेज के बिना तो आप उसे समझ ही नहीं पाओगे। ठीक है, बट मोल जो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज आप एक बार आपकी लाइफ में जब ये मोल वर्ड एंटर कर जाएगा ना, तो अब ये फिर आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है जब तक आप केमिस्ट्री में हो। इनफैक्ट फिजिक्स में भी कुछ पॉइंट्स पर जो है हमें इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये एक बहुत ही जो है अच्छा टॉपिक होता है, बहुत ही अच्छा पॉइंट। तो उसे हम डिस्कस करेंगे अपने 4th क्लास में। आज की क्लास में मैटर की हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आप लोग कहोगे अभी तो हमने पढ़ा था पिछली क्लासेस में, तो नहीं, लास्ट क्लासेस में हमने मैटर के पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। जिन चीज़ों से मैटर मिलकर बना है उन चीज़ों की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। बट मैटर हमारे आसपास जो भी प्रेजेंट है वो भी अपनी कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ रखता है, तो हम उससे भी आज डिस्कस करेंगे अपने इस क्लास में। तब जाके हमारा मैटर के ऊपर ये जो इंट्रोडक्शन है वो ओवर होगा। तो आप लोग तैयार हैं? तो आज की क्लास को चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास को शुरू करने से पहले, ठीक है, पिछली क्लासेस के बारे में जो भी चीज़ें अगर आप लोगों ने रिवाइज़ की हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपने रिवाइज़ नहीं किया है तो प्लीज़ अपने टाइम का जो आपको ये लॉकडाउन में स्टडीज़ के लिए मिला है उसे पूरा यूज़ करिए, रिवाइज करते रहिए, बिकॉज रिवीजन मस्ट है। ऐसा काम मत करिए किसान वाला कि वो खेत आगे से बराबर करते जाता है और पीछे से देखता है सब सपाट एकदम होते जा रहा है। तो प्लीज़ वो काम नहीं करना है, हमें रिवीजन करते रहना है, रिवीजन मस्ट है, तभी हम आगे के टॉपिक्स जो पढ़ेंगे ना उन पे हमारी पूरी कमांड रहेगी। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इसके बारे में हमें आज पढ़ना है। अब देखिए, मैटर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर हम पढ़ना चाहें तो हम इन प्रॉपर्टीज़ को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, एक तो होंगी क्या, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, और दूसरी होंगी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे उस मैटर की डेंसिटी, इन सारे वर्ड्स का मतलब मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो पैनिक नहीं होना है बिल्कुल भी। डेंसिटी वगैरह जो भी वर्ड्स यहाँ मैं लिखने वाला हूँ सबका मतलब आपको समझाऊंगा। उसके बाद उसका वॉल्यूम हो गया, मास हो गया, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, स्मेल मीन्स ओडर जो होगी उसकी, ये सारी चीज़ें जो होती हैं इन्हें हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर कंसीडर करते हैं। ठीक, डेंसिटी, वॉल्यूम, मास, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, स्मेल एक्सेट्रा, ये जो क्वालिटीज़ हैं इन्हें हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर डिस्कस करते हैं। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम इन्हें क्यों कह रहे हैं, चलिए इस बात को भी समझ लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब वो प्रॉपर्टीज़ जिन्हें मैं मैटर के कंपोजिशन को बिना चेंज किए, मतलब जो मेरा मैटर है ना वो वही मैटर है, वो कुछ बदल के और ना बन जाए, मतलब उसके कंपोजिशन को बिना चेंज किए इन प्रॉपर्टीज़ को मैं स्टडी कर सकता हूँ। तो इसी वजह से ये क्या है, मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। ठीक, इसमें मैटर का कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, केमिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे मैटर की एसिडिटी, उसकी बेसिसिटी, फ्लेमेबल है या नहीं है,
फ्लेमेबिलिटी की अगर हम बात करें तो ये सारी चीज़ें जो होंगी ये किसके अंडर में आती हैं, मैटर की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर, ठीक है। बिकॉज अगर मुझे मैटर की एसिडिटी, बेसिसिटी या फिर फ्लेमेबिलिटी मतलब कितनी तेज़ी से जलता है, ये सारी चीज़ें चेक करनी है तो मुझे मैटर की रिएक्शन किसी न किसी सब्सटेंस से करवानी ही पड़ेगी। मतलब जो मेरा मैटर है वो किसी केमिकल चेंज के दौरान जो है प्रोसेस होगा और इस वजह से इन्हें हम क्या कह देते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इन्हें समझने के लिए हम 1 क्लास, 2 क्लास, 5 क्लासेस भी ले लेंगे तो वो कम ही है। बिकॉज ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ में इतने वेरिएंट्स हैं कि एक साथ अगर हम स्टडी करना चाहें तो इनको ऐसे कर ही नहीं सकते, एकदम स्टेप बाय स्टेप, बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम धीरे धीरे अपने पूरे कोर्स के दौरान, ठीक है, हमारे जो कोर्स का स्ट्रक्चर है एनसीईआरटी में वो ऐसा बनाया ही गया है कि हम इनको प्रॉपर्टीज़ को चैप्टर वाइज ही धीरे धीरे स्टडी करते रहेंगे डिफरेंट चैप्टर्स में, ओके। अब बचती है हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को हम यहाँ पर थोड़ा सा ब्रॉडली डिस्कस कर सकते हैं क्योंकि इनको समझना थोड़ा सा रिलेटिवली ईजी है एज़ कम्पेयर टू केमिकल प्रॉपर्टीज़ जिनमें एक्सपेरिमेंट्स वगैरह की और जो उनसे डेटा मिलता है उसकी ज़रूरत होती है। क्लियर, बात आ गई समझ में। तो हमारा मेन टॉपिक क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को अगर हमें समझना है तो उससे पहले आप ये समझिए कि ये है प्रॉपर्टीज़, ठीक है। हर प्रॉपर्टी को मेजर करने के लिए, हर प्रॉपर्टी को मेजर करने के लिए हमें एक यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप चीनी लेने जाते हो दुकान पे अमाउंट, तो उसे मेजर करने के लिए आपको एक यूनिट चाहिए। आप बोलते भैया 1 किलो चीनी या 2 किलो चीनी ऐसे देना। अगर आप बनानास खरीदने जा रहे हो तो 1 डजन, 2 डजन, इस तरह से, मतलब हाइट चलो आप अपनी मेजर कर रहे हो तो इतने फीट, इतने इंचेस, मतलब हर एक प्रॉपर्टी जो आपको मेजर करनी है उसके लिए आपको किसी न किसी यूनिट की ज़रूरत पड़ेगी। बिना यूनिट के आप उसे मेजर नहीं कर सकते हो। तो इन प्रॉपर्टीज़ को समझने से पहले ना हमें इनके मेजरमेंट सिस्टम को समझना होगा, इनके मेजरमेंट सिस्टम को। तो चलिए पहले उस पर बात करते हैं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए फर्स्ट ऑफ। चलिए तो अब हम लोग मेजरमेंट के बारे में बात करते हैं पहले सबसे, कि मेजरमेंट हम किस तरह से करते हैं, किस सिस्टम को हम फॉलो करते हैं मेजरमेंट के लिए। अगर मुझे मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का मेजरमेंट करना है, ठीक है, अगर मैं आज की एरा में ना होता, पहले के ज़माने में होता, तो पहले मेजरमेंट के लिए 2 सिस्टम्स चलते थे जो कॉमन सिस्टम्स थे। एक तो होता था इंग्लिश सिस्टम, जिसे इंग्लिश लोगों ने बनाया था, और दूसरा था मीट्रिक सिस्टम, जो डेवलप हुआ था फ्रांस में। तो ये एक फ्रेंच सिस्टम भी हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। एक क्या, इंग्लिश सिस्टम, और दूसरा मीट्रिक यानी कि फ्रेंच सिस्टम। अब देखिए यहाँ पर इंग्लिश सिस्टम और मीट्रिक, ये 2 सिस्टम्स होने की वजह से लोगों को मेजरमेंट्स में बड़ी कठिनाई होती थी। सपोज करिए आप यहाँ पे रह रहे हो किसी एक कंट्री में, और यहाँ पे जो आपके यहाँ मेजरमेंट किया जाता है वाटर का, वो सपोज कर लो किया जाता है लीटर में, ओके। आप चले गए किसी दूसरी कंट्री में, वहाँ पे मेजरमेंट उनकी किसी क्वांटिटी में किया जाता था, लीटर के अलावा किसी उनकी क्वांटिटी में। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन स्टार्ट हुई। आप बोलोगे यार मेरे यहाँ तो मेजरमेंट लीटर में होता है, अब ये उधर मैं गया तो जो है वहाँ मेजरमेंट दूसरी यूनिट में हो रहा है। तो इस वजह से यूनिट्स के इंटर कन्वर्जन की वजह से ना बहुत दिक्कतें महसूस होती थी, कैलकुलेशंस वगैरह में और भी कई सारी चीज़ों में बहुत कठिनाई होती थी। तो साइंटिस्ट ने सोचा ना कि भाई कुछ ऐसा किया जाए कि सभी लोग एक ही यूनिट में मेजर करें, मतलब जिस यूनिट में मैं इस चीज़ को मेजर कर रहा हूँ उसी यूनिट में कोई दूसरा भी उसे मेजर करे। अगर मैं वाटर को लीटर में मेजर कर रहा हूँ तो अगला बंदा भी उसको लीटर में ही मेजर करे, ठीक। तो इस समस्या के समाधान के लिए साइंटिस्ट ने एक ऐसे मीटिंग बुलाई बढ़िया सी अपनी, और एक जुगाड़ निकाला। बोला एक काम करो, ये 2-3 सिस्टम जो भी है उसको हटाओ, एक सिस्टम बनाओ जो सबके लिए लागू हो, सारे देश उसके लिए सहमत हो, सारी कंट्रीज जो है उसी के अनुसार काम करें, ठीक है। तो इसके लिए जो है क्या बनाया गया, मीट्रिक सिस्टम को ही थोड़ा सा एडवांस किया गया। इसी मीट्रिक सिस्टम को थोड़ा सा एडवांस किया गया, अपडेट किया गया, और इस एडवांस मीट्रिक सिस्टम का नाम होता है एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। समझ में आ गई बात। तो अब ये जो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स है,
यही हर जगह पे फॉलो होता है, लगभग हर कंट्री में यही एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट फॉलो किया जाता है। सभी कंट्रीज इस पर राजी हैं कि हाँ भाई मेजरमेंट्स जो भी हम करेंगे वो इसी यूनिट्स में करेंगे। अब इसको यूज़ करने का देखिए फ़ायदा क्या है। इसको यूज़ करने का फ़ायदा ये है हमारे लिए कि मान लो आप यहाँ पर आज आप स्कूल में पढ़ रहे हो, आपने लैब वगैरह में जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसमें आप सब्सटेंसेस को मिलीग्राम किलोग्राम ऐसे मेजर करते हो। कल को चलो आप फॉरेन चले गए, आपको इंटर्नशिप मिली, स्कॉलरशिप मिली, आप चले गए फॉरेन में भी आप मेजरमेंट उसी सिस्टम में कर पाओगे। तो इसका ये फ़ायदा है। अगर ऐसा ना होता तो वहाँ जाते तो पहले आपको वहाँ का सिस्टम सीखना पड़ता कि यार भाई ये 1 पाउंड वाउंड क्या है, ये सब मेजरमेंट के लिए। समझ में आ गई बात? तो ठीक, तो ये फ़ायदा है इसका एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स का कि हम सारा मेजरमेंट जो है वो एक ही यूनिट में कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब चलो पढ़ते हैं एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में कि आखिर ये है किस मीडिया का नाम। तो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स की अगर हम देखो बात करें तो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स में 7 जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ उनको शामिल किया गया है। मतलब ये वो क्वांटिटीज़ हैं जिनके थ्रू हम अदर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिराइव कर सकते हैं इनमें से यूनिट्स का यूज़ करके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस सिस्टम में 7 बेस यूनिट्स रखी गई हैं, 7 बेस यूनिट्स रखी गई हैं। अब वो यूनिट्स क्या क्या है मैं यहाँ पे स्टेप वाइज आपके सामने लिख देता हूँ, ठीक है। स्टेप यूनिट्स, पहली फिजिकल क्वांटिटी देखिए क्या, मास। ओके, अब मास को मेजर करने के लिए एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट क्या कहता है कि आप मास को किस में मेजर करो, किलोग्राम में। मास को किस में मेजर करो, किलोग्राम में, जिसे रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं, केजी से, और इसका पूरा नाम क्या होगा, किलोग्राम। इस तरह से समझ में आ गई बात। दूसरा, मास की तो बात हो गई। सेकेंड इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कि अब अगर आपको सब्सटेंस का अमाउंट मेजर करना है। मास क्या होता है इसके बारे में अभी हम जस्ट आगे पढ़ने वाले हैं, अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हम पढ़ेंगे उसमें, बस अभी तो आप फिलहाल यहाँ पे इसे देखते चलो। अब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की अगर हम बात करें इसे मेजर करने की, तो सब्सटेंस के अमाउंट को हम ऑलवेज मेजर करेंगे किसमें, मोल्स में। इन्हें हम किस में मेजर करेंगे, मोल्स में। और इन्हीं मोल को हमें पढ़ना है, इन्हें आप से मोल लिख लीजिए यहाँ पर, मोल। अब यही मोल हमें पढ़ना है हमारी नेक्स्ट क्लास में। समझ में आई बात? तो किलोग्राम हो गया, यहाँ पर ये मोल हो गया। अब इसी मोल को मुझे यहाँ पे रिप्रेजेंट किससे कर देता हूँ मैं, स्मॉल n से। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब देन इसके बाद देखो, मास मेजर कर लिया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मेजर कर लिया यहाँ पर मोल वगैरह में। अब नेक्स्ट मुझे देखो क्या करना है, टेम्परेचर अगर मुझे मेजर करना पड़े कभी, क्योंकि हमने मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वगैरह की बात की थी, तो अगर मुझे टेम्परेचर को यहाँ पर मेजर करना पड़े तो टेम्परेचर को मैं ऑलवेज मेजर करूँगा केल्विन में। ठीक है, किस में टेम्परेचर को हमें मेजर करना है, केल्विन में, जिसे हम डिनोट किससे करेंगे, कैपिटल के से। ये एक बात हो गई। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी, अगर मुझे टाइम को मेजर करना हुआ, टाइम को, तो टाइम को मैं ऑलवेज किस में मेजर करूँगा, सेकेंड में। टाइम को किस में मेजर करूँगा, सेकेंड में, और इसे डिनोट किससे करेंगे, स्मॉल s से। यहाँ पर अभी ये 4 यूनिट्स आपके सामने हो गई। नेक्स्ट देखिए, अगर मुझे करंट को मेजर करना है, इलेक्ट्रिक करंट को पूरा हम लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करना होगा अगर मुझे, तो मैं इसे मेजर किस में करूँगा, एम्पियर्स में। ठीक है, मैं आपको अगर दिखाई ना पड़ रहा तो यहाँ लिख देता हूँ एम्पियर, और इसका सिंबल क्या होगा, कैपिटल A। समझ में आ गई बात? देन इसके बाद एक और यूनिट होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये एक और फिजिकल क्वांटिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब किसी बीम की पावर, आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई एक लाइट सोर्स जो है वो उसकी इंटेंसिटी कितनी है, मतलब वो उससे जो लाइट निकल रही है उसकी इंटेंसिटी क्या है, वो कितने एरिया पर अपना इफेक्ट डालती है। क्लियर? तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम मेजर करते हैं कैंडेला में, और इसकी यूनिट होती है CD। इस तरह से, मतलब इन शॉर्ट हम इसे लिख सकते हैं CD। तो यहाँ पर हमारे सामने मास, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इतनी सारी चीज़ें हो गई। देन अगर इसके बाद मुझे
मेजर करना हो लेंथ को, अभी हमने यहाँ पर छोड़ दिया है, ठीक है, 6 ही हुआ, हमें 60 टोटल मेजर करनी होती हैं। तो अगर लेंथ मुझे मेजर करनी हुई, एक और इम्पॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी, तो लेंथ को मैं मेजर करूँगा किसमें, मीटर में। ओके, लेंथ को मैं ऑलवेज किस में मेजर करूँगा, मीटर में, और इसे रिप्रेजेंट किससे करेंगे, स्मॉल m से। ठीक, इतना क्लियर हो गया। तो अब ये 7 बेस यूनिट्स हो गई एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट की। मास जिसे हम मेजर करेंगे किलोग्राम में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल्स में, टेम्परेचर को केल्विन में और टाइम को सेकेंड में। इसके अलावा इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर्स में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला और लेंथ को मीटर में। इज दैट क्लियर? ठीक, अब यहाँ से देखिए 7 बेस यूनिट्स तो ये हो गई। अब मैंने आपको बोला था ना कि इन बेस यूनिट्स की हेल्प से जो है हम अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ जो है उनकी यूनिट्स भी डिराइव कर सकते हैं। अभी अभी मैंने आपको बोला। तो चलिए एक सिंपल से फिजिकल क्वांटिटी हम उठाते हैं, जैसे वेलोसिटी। ये वर्ड आपने 9th में सुना होगा। व्हाट इज वेलोसिटी? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, विद टाइम के साथ में। तो अब देखिए वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो वेलोसिटी को हम सिंपली क्या डिफाइन कर सकते हैं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन में चेंज इन टाइम, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन में चेंज इन टाइम, यही होती है वेलोसिटी। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, लेंथ। अगर कोई सब्सटेंस, अभी सपोज करिए ये चौक यहाँ है, अब यहाँ से यहाँ चली गई, तो इसने इतना डिस्प्लेस हुई, और ये डिस्प्लेसमेंट मैं किसमें मेजर करूँगा, लेंथ के फॉर्म में। तो अब लेंथ के लिए हमने क्या यूनिट यहाँ रखी है, मीटर। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट मेजर करना होगा मुझे मीटर में। और इसी तरह से अगर मुझे टाइम को मेजर करना है तो टाइम के मेजरमेंट के लिए मेरे पास कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है यहाँ पे, सेकंड, या साइज सिस्टम ऑफ यूनिट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ मैंने क्या रिप्रेजेंट कर दिया, सेकंड। तो इस तरह से वेलोसिटी, जो कि एक दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है अदर देन दीज 7 बेस यूनिट्स, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी यहाँ पे, मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गई बात? तो इस तरह से आप इन एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स की हेल्प से अदर फिजिकल क्वांटिटीज जो है उनकी यूनिट्स भी इजीली डिराइव कर सकते हैं। अब इसका सिंपल सीधा मतलब ये हुआ कि अगर आपको मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज को मेजर करना है तो आप इन्हीं यूनिट्स में उसे मेजर करोगे। अगर आपको मैटर की मास को मेजर करना है तो किलोग्राम में मेजर करोगे, अमाउंट को मेजर करना है तो मोल्स में, टेम्परेचर को मेजर करना है केल्विन में, उसके टाइम से रिलेटेड मतलब उसके जो पार्टिकल्स हैं उनका ट्रांजिशन टाइम वगैरह, या फिर कितना उसमें समय लगता है पिघलने में या फिर वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने में, उससे मतलब है। तो ये सेकेंड्स में। देन उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट किस में मेजर करोगे, एम्पियर में। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज इसके बारे में अभी आपको बहुत ज़्यादा डीप में, या ये वर्ड आप अभी आगे सुनोगे नहीं, तो ये उतना खास कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। बट याद रखना क्योंकि यही इंपॉर्टेंट नहीं है तो एग्जाम में यही पूछा जाएगा। समझ में आई बात? ठीक। देन लेंथ, तो लेंथ किस में, मीटर में। इज दैट क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप नोट डाउन कर लो और इनका याद रहना भी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। हमने ये तो सीख लिया कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का मेजरमेंट हमें किस सिस्टम से, किस यूनिट से करना है। तो अब जो हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे लिखी थी, जैसे मास हो गया, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, वॉल्यूम, टेम्परेचर, डेंसिटी वगैरह, इन सब के बारे में अब हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं कि आखिर ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करते हैं मास को। अच्छा याद करिए, स्टार्टिंग में जब मैंने ये लेक्चर पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बोला था कि मास और वेट। चलिए लगे आज हम यहाँ पर वेट को भी कंसीडर कर लेते हैं, मास एंड वेट। तो मैंने आपसे कहा था कि मास और वेट दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन कभी हम अक्सर इन्हें साथ में यूज़ करते हैं। लेकिन मैंने आपको कहा था कि आप अपने अंतर मन में ये एकदम मान के रखना कि मास और वेट दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। अब चलिए यहाँ पे समझते हैं उसे कि आखिर किस तरह से ऐसा होता है। फर्स्ट ऑफ मास की अगर बात करें तो मास क्या है, देखिए अगर मैं बोलूँ कि ये एक फ्लावर वॉस है, चलिए कंसीडर ऐसे कर लेते हैं, कोई भी हम एक जनरल ऑब्जेक्ट, हालांकि ये लग नहीं रहा, थोड़ा ऐसे फ्लावर वगैरह दिखा देते हैं ऐसा। हाँ, तो ये फ्लावर वॉस ये किसी सब्सटेंस से मिलके बना होगा, मतलब ये जो इसका ये स्ट्रक्चर है ये किसी सब्सटेंस से मिलके बना होगा। अब इस सब्सटेंस के अंदर, इस सबसे मतलब ये जो फ्लावर वॉस का ये जो सब्सटेंस है जिससे मिलकर ये बना है, उसके अंदर जितना मैटर प्रेजेंट है, मीन्स जितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है मैटर के,
वही अमाउंट पार्टिकल्स का क्या कहलाता है, मास कहलाता है किसी सब्सटेंस का। मतलब अगर हमें मास को समझना है तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर मैटर का जितना अमाउंट प्रेजेंट होता है, मींस पार्टिकल्स का जितना अमाउंट प्रेजेंट होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, उस सब्सटेंस का मास कहते हैं। उसे ही हम उस सब्सटेंस का मास कहते हैं। समझ में आ गई बात। तो हम सिंपली अगर मास को डिफाइन करना चाहें, मास की डेफिनेशन देना चाहें, तो हम क्या बोलेंगे कि द अमाउंट ऑफ मैटर, द अमाउंट ऑफ मैटर present inside a substance is called mass। ठीक है, मतलब किसी सब्सटेंस के अंदर मैटर का जितना अमाउंट प्रेजेंट है उसे ही क्या कहते हैं, उस सब्सटेंस का मास कहते हैं। ठीक है, इसे हम मेजर किस में करेंगे, किलोग्राम्स में। अभी मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि इसकी मेजरमेंट हम किस में करते हैं, किलोग्राम्स में। अब देखिए यहाँ पर, ये तो बात हो गई मास की। मास तो हमने समझ लिया क्या होता है। अब वेट की अगर हम बात करें, वेट की, तो वेट बेसिकली मास के ऊपर जितना ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है हम उसे कहते हैं वेट। जो होता है मास के ऊपर वर्क करने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो वेट बेसिकली क्या है, एक टाइप का फोर्स है। आप सबने 9th क्लास में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन चैप्टर पढ़ा होगा, जिसमें आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, F इज इक्वल्स टू m इंटू ए, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ पर m a की जगह आपने mg पहले सबसे पढ़ा होगा, बाद में उसे हम a से रिप्लेस कर देते हैं। अगर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है तो हम g कहते हैं, अगर कोई अदर नॉर्मल एक्सेलरेशन हो तो हम a लगाते हैं। तो F इज इक्वल्स टू mg, जनरल 9th क्लास का फॉर्मूला आप सभी पढ़ के आ रहे हो, आगे भी अभी पढ़ोगे आप 11th क्लास में फिजिक्स में। तो देखिए इस फॉर्मूले में ये जो क्वांटिटी m है ये क्या है, मास है, g क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और F क्या है, फोर्स है। मीन्स यहाँ पर मास के ऊपर, इस मास m के ऊपर, अगर ये m मास का कोई ऑब्जेक्ट है और इसके ऊपर g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है, तो इसके कारण ही इस पर जो फोर्स F लग रहा है, ये जो फोर्स F इस सब्सटेंस के ऊपर वर्क कर रहा होगा, वही फोर्स किसके बराबर होता है, वेट के बराबर होता है। यही फोर्स क्या होता है, वेट कहलाता है। मीन्स वेट क्या है, मास के ऊपर लगने वाला फोर्स है, उसे हम वेट कहते हैं, ना कि मास को वेट कहते हैं। लेकिन ये जो चेंजेस होते हैं ये लगभग ऐसे निग्लेजिबल होते हैं कि हम सर्टेन कंडीशन पे या फिर लगभग नॉर्मली मास और वेट को एक जैसा ही मानकर चलते हैं, उन्हें एक जैसा ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, अगर आपको इस चीज़ को जनरली और अच्छे से समझना है तो देखिए, आपने सुना होगा कि अगर आप अर्थ पे हो तो आपका वेट अलग होगा, और अगर आप मून पे चले जाओगे तो आपका वेट कैसा हो जाएगा, अलग हो जाएगा। सुना है ना ये फैक्ट आप सभी ने। तो ये फैक्ट इसी वजह से होता है। देखिए ऐसा तो है नहीं, अगर मास और वेट सेम होते तो भाई ये होता है कि अगर मान लो आप अर्थ पे हो 50 किलो के, मून पे चले गए तो आपका वेट कम हुआ, तो इसका मतलब तो है नहीं कि एक दो हड्डी आपके बॉडी में से कम हो गई या कुछ और सब्सटेंस कम हो गया बॉडी में से, एक आध लीवर किडनी इधर उधर हो गई, निकल गई। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है। आपके पास 2 किडनीज हैं तभी भी एक लीवर, आपका दिल जिंदा ही है, सब कुछ तो वही है। तो फिर ऐसा क्या हुआ यार कि हम अर्थ पे थे तो हमारा वेट दूसरा था, चले गए मून पे तो वेट दूसरा हो गया। तो वो वेट में जो चेंज आया है ना, वो इसी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g की वजह से आता है। ठीक है, मास आपका उतना ही है बॉडी का, जितना मास अर्थ पे था आपका, मास आपका अभी भी वहाँ उतना ही है मून पे, बट जो आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अर्थ पे वर्क कर रहा था वो अर्थ के कंपेयर में मून पे कम वर्क करता है, थोड़ा लगता है, अर्थ पे ज़्यादा लगता है, मून पे कम। इसी वजह से आपका जो वेट है वो मून पे जाते ही रिड्यूस हो जाता है। बिकॉज देखो, जब आप इस फॉर्मूले में g की वैल्यू कम करोगे तो f की वैल्यू भी डिक्रीज होती जाएगी, और जब ये फोर्स कम हो जाएगा मीन्स वेट आपका क्या हो गया, कम हो गया। क्लियर। तो अब इस एग्जांपल से तो आप अच्छे समझ गए होंगे कि मास और वेट जो है वो अलग अलग चीज़ें हैं। मास क्या है, सब्सटेंस के अंदर मैटर का अमाउंट, ठीक है, वो चेंज नहीं होता, जबकि जो वेट है वो क्या है, मास के ऊपर लगने वाला फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी।
ग्रेविटी की वजह से मास पे जो फोर्स लगता है उसे ही हम क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। लेकिन इन नॉर्मल कंडीशंस आप केमिस्ट्री में इसे एक ही तरह से यूज़ करोगे, सिमिलर तरीके से यूज़ करोगे। समझ में आ गई बात? बढ़िया। अब ये तो हमने बात कर ली किसकी, मास की। यहाँ पे नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी की अगर हम बात करें जो है वॉल्यूम की, एक क्वांटिटी हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली, क्या, फर्स्ट मास। अब सेकंड चलो हम वॉल्यूम की बात करते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम इसे हम जनरली V से डिनोट करते हैं। अब इसे समझते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कोई भी मैटर स्पेस कवर करता है, उसके पास मास होता है, तो मास को अभी हमने समझ लिया, वो पार्टिकल्स की वजह से मास होगा। दूसरा, वो मैटर स्पेस कवर करता है, तभी हम उसे मैटर कहते थे। अब ये जो मैटर के द्वारा ये जो कवर्ड स्पेस होता है ना, किसी मैटर के थ्रू कि कोई मैटर कितना स्पेस कवर कर ले रहा है, उसे ही उसका वॉल्यूम कहा जाता है। उसे ही क्या कहते हैं, उसका वॉल्यूम। मीन्स मैटर के थ्रू जो स्पेस कवर होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, उस मैटर का वॉल्यूम कहते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो अब हम कैसे बोलेंगे, अगर वॉल्यूम को डिफाइन करना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि द स्पेस ऑक्यूपाइड या फिर कवर्ड बाय अ सब्सटेंस is known as its volume, मतलब किसी भी सब्सटेंस के थ्रू ऑक्यूपाइड जो स्पेस होता है उसे ही हम उस सब्सटेंस का वॉल्यूम कहते हैं। ओके। अब वॉल्यूम को अगर मुझे मेजर करना है तो वॉल्यूम को मेजरमेंट जो होता है वो भी लेंथ्स के ही टर्म में होता है। ठीक है। जैसे आप जिस कमरे में बैठे हो उसने भी इस वर्ल्ड का कुछ ना कुछ स्पेस कवर कर रखा है। अब कितना स्पेस कवर कर रखा है तो इसे भी आप मेजर किसके टर्म्स में करोगे, लेंथ्स के टर्म में। जैसे सपोज करो ये आपके कमरे की लेंथ हो गई, ये आपके कमरे की विड्थ हो गई और यहाँ से उसकी हाइट हो गई। तो अब आप इसी के थ्रू मेजर कर लोगे कितना स्पेस आपके रूम ने कवर करके रखा हुआ है। ठीक है। तो अब अगर वॉल्यूम की यूनिट्स की बात करें, वॉल्यूम मतलब सिंपली ऐसे समझो कि कितना पानी भर सकता हूँ, कितना पानी भर सकता हूँ, वही किसी सब्सटेंस का क्या होता है, वॉल्यूम होता है। सिंपली समझने के लिए अगर हम इसे समझना चाहें तो अगर मैं अपने रूम का वॉल्यूम निकालना चाहता हूँ तो ऐसे समझ लो कि मैं अपने रूम में कितना पानी भर सकता हूँ। तो कितना पानी भर सकता हूँ कैसे पता चलेगा, लेंथ उसकी मेजर करो, उसकी विड्थ मेजर करो। तो देखो L ये और एक लेंथ ये, प्लस उसकी आप हाइट की मेजरमेंट कर लो, ये हो गई उसकी हाइट ये वाली। ओके। तो ये लेंथ क्या हो गई, उसकी हाइट। तो अब अगर वॉल्यूम की बात करूं कि रूम का वॉल्यूम कितना हुआ भाई साहब, तो आप बोलोगे एक लेंथ उसकी, दूसरा उसकी विड्थ और तीसरा उसकी हाइट। समझ में आ गई बात? देखो ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है और ये भी क्या है, लेंथ का टर्म है। क्लियर? अब इस लेंथ के टर्म को किस में मेजर करोगे, मीटर में। अभी हमने एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स में देखा था कि लेंथ हम किस में मेजर करेंगे, मीटर में। देन उसके बाद ये जो ब्रेड्थ है उसे हम किस में मेजर करेंगे, मीटर में ही। और ये जो हाइट है इसे भी हम किस में मेजर करेंगे, मीटर में। तो मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर का क्यूब। मीन्स वॉल्यूम की जो जनरल यूनिट होगी एसआई सिस्टम में वो क्या होगी, मीटर का क्यूब। समझ में आई भाई? वॉल्यूम मतलब स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सब्सटेंस, सिंपली कितना पानी भर सकता हूँ। ठीक है। अब देखो मीटर क्यूब जो होती है वो तो एक काफ़ी बड़ी यूनिट होती है। तो जनरली लैब्स में हम छोटी छोटी यूनिट्स यूज़ करते हैं, जैसे सेंटीमीटर क्यूब वगैरह, या फिर लीटर्स मिलीलीटर्स में भी इसको कनेक्ट करके मेजर करते हैं। तो ये कन्वर्जेंस वाला जो पार्ट है वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को समझ रहे हैं, दैट्स इट। ठीक है। तो इसे नोट डाउन कर लें, फिर हम अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। चलिए तो अब हम लोग अपनी थर्ड प्रॉपर्टी यानी डेंसिटी के बारे में डिस्कस करते हैं कि डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी जिसे हम कॉमनली डी से या फिर रो लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे क्या कहते हैं, रो लेटर, रो, रोने वाला रो, RHO। ठीक है। रो लेटर से जनरली या फिर डी से डेंसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब व्हाट इज डेंसिटी, डेंसिटी है क्या आखिर में? तो डेंसिटी किसी सब्सटेंस की ना मुझे ये बताती है कि उस सब्सटेंस के पार्टिकल्स कितने पास पास रह सकते हैं।
मीन्स डेंसिटी जो है वो किस चीज़ का मेजरमेंट है, पार्टिकल्स के इंटरमोलिकुलर स्पेस का। आप एक तरीके से ऐसे समझ सकते हो। डेंस वर्ड देखो, डेंसिटी इज मेड फ्रॉम द वर्ड डेंस। डेंस मतलब क्या, घना, एकदम पास पास, ठीक है। तो डेंसिटी यही बताती है कि किसी भी मैटर के पार्टिकल्स कितने पास पास हैं। या फिर अगर और सिंपल टर्म्स में आप इसे समझना चाहते हो तो डेंसिटी का मतलब ये समझो कि कम से कम स्पेस में कितना ज़्यादा रख सकता हूँ, कम से कम स्पेस में कितना ज़्यादा किसी सब्सटेंस को रख सकता हूँ, ठीक। तो आप सपोज करो कि आपके पास छोटा सा कोई बॉक्स है और मैंने आपको दो चीज़ें दे दी हैं। एक तो मैंने आपको सैंड दे दिया है, सैंड, और दूसरा मैंने आपको जो है कॉटन दे दी है, रुई, ठीक है। आपके पास सैंड है और कॉटन है। अब मैंने आपसे बोला कि आप एक बार इसमें सैंड को रखो और एक बार इसमें कॉटन को रखो। समझ में आई बात? तो आप देखोगे जब आप इस बॉक्स में सैंड रख रहे हो तो आपने मान लो सैंड का अमाउंट कितना इसके अंदर रख दिया, WS। WS मतलब वेट ऑफ सैंड, ठीक। अब जब आपने इसी बॉक्स में सैंड को निकाल के कॉटन को रखा तो मान लो आपने कॉटन का WC अमाउंट इसमें रख दिया, वेट ऑफ कॉटन, WC मतलब। अब आप अपनी नॉलेज से ये बताओ कि किसको ज़्यादा रख लोगे इस बॉक्स के अंदर। तो ऑब्वियस सी बात है किसे, सैंड को। मीन्स इस बॉक्स के अंदर इसी फिक्स स्पेस में, ये तो क्या है, ये फिक्स है, इसी बॉक्स के अंदर इसी फिक्स स्पेस में आपने सैंड का ज़्यादा वेट रख लिया एज़ कम्पेयर टू कॉटन। सैंड का वेट ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू कॉटन। मतलब अगर मैं अब आपसे पूछूं कि बताओ सैंड की डेंसिटी ज़्यादा हुई कि कॉटन की डेंसिटी ज़्यादा हुई, तो आप बोलोगे कि सैंड की डेंसिटी कॉटन के कंपैरिजन में ज़्यादा हुई। मतलब डेंसिटी ऑफ सैंड इज़ ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ कॉटन। ऐसा क्यों? क्योंकि डेंसिटी क्या है, डेंसिटी इज मेजरमेंट कि पार्टिकल कितने पास पास रह सकते हैं, और जितने ज़्यादा पार्टिकल पास पास रह पाएंगे उतना ही ज़्यादा रख पाओगे इसके अंदर। जैसे किसी क्लास के अंदर अगर बच्चों को दूर दूर करके बैठा दिया जाए तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे कम बैठेंगे क्लास में, और अगर बच्चों को पास पास रख के बैठाया जाए तो बच्चे उसी क्लास में ज़्यादा आ जाएंगे। मीन्स डेंसिटी कब ज़्यादा होगी, जब पास पास आ गए, ठीक। तो पार्टिकल पास पास तो डेंसिटी ज़्यादा, तो इसी वजह से सैंड की डेंसिटी कॉटन की डेंसिटी से ज़्यादा हुई। तो अब आप डेंसिटी का मतलब समझ गए होंगे कि फिक्स कम से कम स्पेस में कितना ज़्यादा रख सकता हूँ। मीन्स एक्चुअली डेंसिटी किस चीज़ का मेजरमेंट है कि किसी भी मैटर के पार्टिकल्स यानी किसी भी सब्सटेंस के पार्टिकल्स एक दूसरे से कितना पास पास रह सकते हैं। ओके, अब डेंसिटी को हम इतना डिटेल में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि डेंसिटी बहुत सारे मैटर की प्रॉपर्टीज़ के लिए एक जो है डिसाइडिंग फैक्टर होता है। जैसे स्ट्रेंथ वगैरह, मेल्टिंग पॉइंट्स वगैरह जो भी डिसाइड होते हैं वो इन्हीं सारी चीज़ों से डिसाइड होते हैं। समझ में आई बात? तो अगर हम डेंसिटी को डिफाइन करना चाहें यहाँ से तो हम क्या बोलेंगे डेंसिटी के लिए कि द मेजरमेंट ऑफ intermolecular space between particles is known as density, समझ में आई बात? मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस का जो मेजरमेंट है वही क्या है, डेंसिटी। बट ये सिर्फ डेफिनेशन के लिए, इसे हम सिर्फ डेफिनेशन के लिए समझेंगे। एक्चुअल में जब भी अब कहीं आपको डेंसिटी कैलकुलेट करना होगा तो आप एक रिलेशन याद रखोगे। रिलेशन हम जब भी डेंसिटी का बिठाते हैं वो मास और वॉल्यूम की हेल्प से मेजर करते हैं, ठीक है। अब ऐसा क्यों, देखो मैंने आपको ये बॉक्स दिया था, ये बॉक्स जो मैंने आपको दिया था उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम रहा होगा फिक्स। आप एग्री करते हो इस बात से? सपोज कर लो इस बॉक्स का जो वॉल्यूम था वो कितना था, V था। V बॉक्स मतलब VB मतलब वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, कुछ ना कुछ रहा होगा इसका वॉल्यूम। और इसके अंदर आपने रखा किसको है, सैंड या फिर कॉटन के मास को, मास को ही आपने रखा, और मास ने ही डिसाइड किया कि किसकी डेंसिटी ज़्यादा है। आपने देखो यहाँ वेट मीन्स हमने बोला ना मास हम कंसीडर कर सकते हैं, तो मास ने ही इस चीज़ को डिसाइड किया कि डेंसिटी किसकी ज़्यादा है इस फिक्स वॉल्यूम के अंडर में। तो जब भी हमें डेंसिटी को रिलेट करना होगा, कैलकुलेट करना होगा, हम मास और वॉल्यूम की ही हेल्प से कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे आप रिलेशन याद रखोगे, मास इज इक्वल्स टू होता है वॉल्यूम इनटू में डेंसिटी।
ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत झकास है, मस्त है, एकदम आपको याद रखना है, एकदम बेसिक फॉर्मूला। मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। समझ में आई बात? अब यहाँ पे देखो लिख भी देता हूँ मैं कि m क्या है, मास है, v क्या है, वॉल्यूम है, और d क्या है यहाँ पर, डेंसिटी। ठीक, अब इसकी हेल्प से आप देखो डेंसिटी अगर आपको कैलकुलेट करनी है, d इज इक्वल्स टू यहाँ पर वॉल्यूम मल्टीप्लाई में। एक अच्छा तरीका देखो ये होता है, सॉरी, कि अगर आपको जिस चीज़ को कैलकुलेट करना है उसको इक्वेशन के एक साइड में कर दो। आप ऐसा ही करते हैं, अभी तक जनरल अलजेब्रा मैथमेटिक्स वाले वही रूल फॉलो होते हैं। तो जिसे आपको कैलकुलेट करना है उसको एक साइड कर दो, बाकी सारे टर्म्स उठा के दूसरी साइड लेके चले जाओ। ठीक, अब मुझे क्या कैलकुलेट करनी, डेंसिटी, तो मैंने डेंसिटी को एक साइड अकेले छोड़ दिया। इस तरफ कौन है, मास, और देखो वॉल्यूम, अब यहाँ मल्टीप्लाई है तो कहाँ जाएगा, उसके नीचे, मीन्स अपॉन में वॉल्यूम। तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो इस तरह से आप डेंसिटी को भी इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। अब अगर हम यहाँ से यूनिट की बात करें कि हम किस तरह से जो है डेंसिटी को किस यूनिट में मेजर करेंगे, तो देखो मास को हम लोग किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम्स में, अभी अभी आपने देखा SI सिस्टम ऑफ यूनिट में। और वॉल्यूम को हम किस में मेजर करते हैं, वॉल्यूम को हमने जनरली मेजर किया था किस में, मीटर क्यूब में, अभी अभी इसके पहले हमने पढ़ा। तो मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम मीन्स किलोग्राम्स डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब। तो डेंसिटी के लिए जो यूनिट हो गई, मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, डेंसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये क्या हो गई डेंसिटी की यूनिट। यूनिट्स को देखिए याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, कंपलसरी है, क्योंकि अगर आप कोई न्यूमेरिकल अच्छे से भले ही सॉल्व कर दो, अगर उसके यूनिट ना लिखो तो आपके मार्क्स सब भी कट कर दिए जाएंगे। आंसर में अगर आपने यूनिट्स नहीं लिखी तो मार्क्स आपके गए। इसी वजह से ही नहीं, हमें जनरली मालूम भी होना चाहिए कि आखिर हम किन चीज़ों को किन किन यूनिट्स में जो है मेजर करते हैं। तो इस वजह से यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट्स को आपको ध्यान में रखना है। तो ये ओवरऑल किस बारे में था, डेंसिटी के बारे में। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी अपनी यानी कि टेम्परेचर के बारे में पढ़ते हैं। चलिए तो अब हम लोग पढ़ते हैं टेम्परेचर के बारे में। बस हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे। टेम्परेचर से आप सभी लोग फेमिलियर हैं, हम बस थोड़ा सा इसे जानेंगे कि केमिस्ट्री में एक्चुअल में इसे जब भी हमें यूज़ करना होगा तो हम कैसे यूज़ करेंगे। टेम्परेचर क्या होता है ये आप सभी लोगों को मालूम है, मेजरमेंट ऑफ हीट, यही हमारे लिए क्या होता है टेम्परेचर, सिंपली अगर हम इस चीज़ को समझना चाहते हैं तो। लेकिन इन केमिस्ट्री जनरली आपने देखिए टेम्परेचर को किस में मेजर किया होगा, इन डिग्री सेल्सियस। आपने ये वर्ड ऐसे सुना होगा नॉर्मली, जब भी आप जो है टेम्परेचर से रिलेटेड बात करते हो कि वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी से बर्फ जम जाती है, ये सारी चीज़ें आपने सुनी होगी। बट इन केमिस्ट्री अभी आपने देखा था SI यूनिट ऑफ सिस्टम, जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो हमने टेम्परेचर को किसमें मेजर किया था, केल्विन में। टेम्परेचर के लिए SI यूनिट क्या है, केल्विन, नॉट डिग्री सेल्सियस। तो आप याद रखोगे जब भी हमें टेम्परेचर यूज़ करना होगा इन केमिस्ट्री, हम उसे किस में यूज़ करेंगे, केल्विन में यूज़ करेंगे, जिसे डिनोट करते हैं कैपिटल K से। ठीक है, ऑलवेज हम टेम्परेचर को किस में रखेंगे, केल्विन में। लेकिन यार अगर ये बताओ किसी प्रॉब्लम में मेरे को डिग्री सेल्सियस या फिर टेम्परेचर के लिए जो अदर स्केल जैसे फ़ारेनहाइट वगैरह, इसके अलावा भी और भी कई स्केल्स होती हैं बट उनके बारे में हम बातें नहीं करते, फ़ारेनहाइट या फिर डिग्री सेल्सियस में दे दिया तो मुझे केल्विन में कैसे रखूँगा टेम्परेचर को, तो ये मुझे कन्वर्जेंस आनी चाहिए यहाँ पर। तो देखिए 1 केल्विन जो टेम्परेचर होता है, मतलब ये जो केल्विन स्केल पे टेम्परेचर होता है, ये होता है डिग्री सेल्सियस स्केल पे टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस स्केल पे टेम्परेचर प्लस 273.15, ठीक है, 273.15 के बराबर। तो इसका मतलब ये है कि अब जब भी कभी आपको डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दे दे तो आप उसमें 273.15, इसे आप जनरली ऐसे रख लो, 273.15 हम लोग नहीं पुट करते हैं, हम राउंड ऑफ करके इसे केल्विन इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, सिंपली 273 ऐड कर दो, आपका काम हो गया। बट एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होती है, 273.15। ठीक, तो कहने का मतलब ये है इस रिलेशन से कि अब जब भी कभी आपको टेम्परेचर दे दे डिग्री सेल्सियस में और उसे आपको कन्वर्ट करना हो किसमें, केल्विन में, तो आप बस सिंपल से एक काम करो, उसमें 273 डिग्री ऐड कर दो।
डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर में 273 डिग्री डिग्री नहीं, बस 273 ऐड कर दो, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, ये हो गया। अब देखो जैसे मैं करके दिखाता हूँ, सपोज करो मैं आपसे पूछ लूँ कि बताओ 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कितने केल्विन्स के इक्वल है। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कितने केल्विन्स के इक्वल होगा केल्विन स्केल पे। तो आप बस ये फॉर्मूला याद रखो, सिंपल सा। यहाँ देखो मुझे टेम्परेचर किस में मेजर करना है, केल्विन में, तो मैं बोलूँगा टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल्स टू, यहाँ टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस है, तो डिग्री सेल्सियस में मेरे को टेम्परेचर कितना दे रखा है, 0 डिग्री, तो यहाँ मैंने कितना रख दिया 0 प्लस क्या ऐड कर दूँ उसमें 273, तो 273 यहाँ पर अपन ऐड कर देंगे, तो K इज इक्वल्स टू कितना हो गया 273 केल्विन। ओके, मतलब टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल्स टू 273 केल्विन आ गया। मतलब इसका क्या समझे आप, अब आप याद भी रखोगे कि 0 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है, 0 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है वो किसके बराबर होता है, 273 केल्विन्स के बराबर। समझ में आ गई बात, समझ में आया, बढ़िया। ठीक, एक चीज़ और याद रखना, अगर हम केल्विन स्केल की बात करते हैं, अगर हम केल्विन स्केल की बात करते हैं तो केल्विन स्केल पे टेम्परेचर ऑलवेज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। केल्विन स्केल पे टेम्परेचर हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, कभी भी नेगेटिव टेम्परेचर केल्विन स्केल पे एग्जिस्ट नहीं करता है। सेल्सियस स्केल पे हमारे नेगेटिव टेम्परेचर एग्जिस्ट करते हैं, जैसे हमने -3 डिग्री, -2 डिग्री बोलते हैं, अरे उधर -3 डिग्री ठंडक पड़ने लगी, शिमला में बर्फ गिर गई, -5 डिग्री हो गया, ऐसा आपने बोलते हुए सुना होगा। बट इन केल्विन स्केल नेगेटिव टेम्परेचर्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, कभी भी टेम्परेचर की वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी केल्विन के लिए। ओके, अब यहाँ से देखो एक बात और निकल के आती है यार, अगर मैं ऐसे पूछ लूँ कि भाई ये बताओ मिनिमम टेम्परेचर कितना जा सकता है डिग्री सेल्सियस में नीचे, मतलब अगर कहीं पे मैक्सिमम ठंडी पड़नी हो तो कितनी ठंडक पड़ सकती है, वहाँ टेम्परेचर कितना नीचे गिर सकता है। तो इस चीज़ का भी एस्टिमेशन हम कर सकते हैं यहाँ से, इस रिलेशन की मदद से। कैसे, देखिए आप बोलो डिग्री सेल्सियस में मेरे को निकालना है कि कितना मिनिमम टेम्परेचर हो सकता है, तो उसके लिए इस पूरी क्वांटिटी को मिनिमम होना पड़ेगा। मिनिमम होने के लिए केल्विन की वैल्यू कम से कम, सबसे कम वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि नेगेटिव हो नहीं सकती, तो केल्विन की सबसे कम वैल्यू कितनी होगी, 0 केल्विन। तो आप इस फॉर्मूले में पुट करो 0 केल्विन, केल्विन की जगह इज इक्वल्स टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, T डिग्री सेल्सियस मतलब टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, प्लस में यहाँ कितना है 273। समझ में आई बात। अब देखो आप यहाँ से, अगर मैं टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस निकालूँ तो ये टर्म इधर आएगा और 0 माइनस 273 कितना हो जाएगा, माइनस का 273 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि मैं टेम्परेचर को किस में कैलकुलेट कर रहा हूँ, डिग्री सेल्सियस में। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिग्री सेल्सियस स्केल पर जो टेम्परेचर है उसकी सबसे कम वैल्यू कितनी जा सकती है, -273 डिग्री। एक्चुअल में कितनी, -273.15 डिग्रीज। इसका मतलब ये कि अगर कहीं भी ठंडक पड़ रही है, हद से हद कितनी ठंडक पड़ सकती है, कितना टेम्परेचर गिर सकता है, -273.15 डिग्रीज। इससे नीचे कभी भी टेम्परेचर नहीं जा सकता, इससे नीचे कभी भी टेम्परेचर नहीं जा सकता। इसीलिए इस टेम्परेचर को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। ठीक है, एक वर्ड है, आप इसे बहुत बार सुनोगे इन केमिस्ट्री, पूरे साल केमिस्ट्री पढ़ते समय आप इस वर्ड को कई बार सुनोगे, स्पेशली इन द चैप्टर गैसेस स्टेट, जहाँ पे आपको एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर वर्ड कई बार सुनाई पड़ेगा। तो जब भी आप वर्ड सुनोगे एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर, ठीक है, एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर, तो आप समझ जाओगे कितने टेम्परेचर की बात कर रहा है, -273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की बात कर रहा है। ठीक है, एक चीज़ और याद रखना, केल्विन स्केल पे जो टेम्परेचर मेजर किए जाते हैं उन्हें हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर्स भी कहते हैं, इन्हें हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। बट अगर कभी भी टेम्परेचर को केल्विन में मेजर करें तो उसे हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी कहते हैं। बात आ गई समझ में।
मेजरमेंट हो गया टेम्परेचर का भी, तो टेम्परेचर भी इस तरह से एक अच्छा इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है हमारे लिए इन केमिस्ट्री। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते समय हमें यूनिट्स का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है केमिस्ट्री में, जो हम अभी आगे प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त देखेंगे। तो ये कुछ जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात थी जो अभी हमने टेम्परेचर का किया। अब लगे हाथ, हमने मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी देखा था, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के बारे में आप आगे पढ़ोगे, बट एक रफ आइडिया जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। मेल्टिंग पॉइंट मीन्स सिंपली वो पॉइंट, वो टेम्परेचर जिस पर कोई सब्सटेंस मेल्ट होता है यानी पिघल जाता है। जैसे वाटर के, बर्फ़ के लिए अगर हम बात करें तो बर्फ़ का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, ग्रेटर देन 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर हुआ तो बर्फ़ गलने लगती है। इसी तरह से अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वो टेम्परेचर जिस पर कोई सब्सटेंस बॉयल होने लगता है। एक रफ आइडिया है ये, जिस पर कोई सब्सटेंस बॉयल होने लगे, उबलने लगे, वही क्या होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट। जैसे वाटर का कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। और डिटेल में अगर हम इनमें जाते हैं, ये इनकी एक्चुअल डेफिनेशंस नहीं है, एक्चुअल में यहाँ पे फेजेस का ट्रांसफॉर्मेशन, इक्विलिब्रियम वगैरह सेट होता है, तो वो हम अपने आगे इक्विलिब्रियम वगैरह जो हमारे प्रॉपर चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे। एक रफ आइडिया मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बस आपको मैंने इसका दे दिया। तो यहाँ से ये टेम्परेचर वाला पोर्शन भी हमारा फिनिश होता है। क्लियर? तो इसे आप नोट डाउन कर लो। चलिए, तो प्रॉपर्टीज़ के मेजरमेंट की तो हमने बात कर ली, लेकिन देखिए कभी कभी होता क्या है, मेजरमेंट्स में मेजरमेंट करते टाइम किसी भी प्रॉपर्टी का हमसे कुछ छोटी छोटी एरर्स हो जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूँ, जैसे केमिस्ट्री लैब में हमको सब्सटेंसेस के बहुत छोटे छोटे अमाउंट्स के साथ में डील करना पड़ता है। तो जैसे अगर सपोज करो मेरे पास कोई दो नंबर्स हो कुछ ऐसे, जैसे 0.0014337 इस टाइप का, और कोई दूसरा नंबर जैसे 0.0035221 इस टाइप का। तो अब मैं अगर आपसे बोलूं कि मैं इन दोनों को ऐड करना चाहता हूं, मल्टीप्लिकेशन से हमें डील करना पड़ सकता है या डिवीजन से, तो इन नंबर्स के साथ इस तरह के जो भी सिंपल अलजेब्रिक फंक्शंस है ना, उनको भी जो है अलजेब्रिक मतलब जो भी स्किल्स हैं उनको भी अप्लाई करते टाइम ना एरर्स हमसे हो जाती है। भले ही एरर्स ये छोटी छोटी होती हैं, बट एक्चुअल में एरर्स हो जाती हैं। एरर्स की वजह से जो डेटा, जो आउटपुट हमें मिलता है उसमें भी गड़बड़ हो जाती है। ठीक, तो इस वजह से ऐसी एरर्स ना हो, इस टाइप की जो भी गलतियां हैं वो हमसे ना हो, नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का एक ट्रेंड है। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशंस में हम इस टाइप के नंबर्स को n इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख लेते हैं। ठीक, अब n इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब इसे हम एक्सपोनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं नंबर को। ठीक है, जब हम इस नंबर को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तब इसके साथ जो है हमारे डील करना आसान हो जाएगा। समझ में आ गई बात कैसे? चलो देखते हैं। अगर मैं इस नंबर 1437 को n इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूँ तो देखिए कैसे कन्वर्ट करूँगा। सबसे पहले देखिए आपको इस पॉइंट को क्या करना है, मैं चाहता हूँ ये पॉइंट यहाँ आ जाए। ठीक है, एक बार अभी यहाँ पर 1 के बाद में, तो देखिए आपको इसे कितना शिफ्ट करना है, 1 2 1 प्लेस, फिर 2 प्लेस, 3 प्लेस और इसके बाद 4। पहले यहाँ 1 2 3 और उसके बाद इस 4th प्लेस पर आके ये जो पॉइंट है वो शिफ्ट हो जाएगा। तो देखिए आप क्या करेंगे, आपने 10 की पावर, आपने पॉइंट को कितना शिफ्ट किया, 4 पॉइंट शिफ्ट किया। किस तरफ शिफ्ट किया, तो मैंने इसे किस तरफ, राइट साइड में शिफ्ट किया, राइट में। ठीक है, तो जब भी आप डेसिमल को राइट साइड में शिफ्ट करोगे, ठीक है, तो माइनस साइन के साथ में करोगे। किस साइन के साथ में, माइनस साइन के साथ में। और कितना शिफ्ट किया, 4 पॉइंट्स, तो माइनस क्या लिख दोगे, 4, मतलब ये है नंबर तो कितना शिफ्ट आपने कर दिया, 10 टू द पावर -4। ये एक्सपोनेंट यहाँ बन गया इसका। अच्छा, इनटू अब n की बात करें तो ये नंबर आपको कितना दिख रहा है, 1.437। तो ये नंबर आप यहाँ आगे लिख दो, 1.437। तो देखिए अब जब आपने इस नंबर को 1.437 इंटू 10 टू द पावर 4 के फॉर्म में यहाँ कन्वर्ट कर लिया, तो अब इसके साथ कैलकुलेशन करना आसान है, इसके साथ में डील करना आसान है। अब यहाँ पर आप सिंपल एक्सपोनेंट रूल्स लगा के नंबर्स को इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसी वजह से जो हम डील करते हैं नंबर्स के साथ केमिस्ट्री में, आपको भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम भी इस तरह के नंबर्स यहाँ पर दिखेंगे, तो आप भी उसे किन में कन्वर्ट कर लोगे, साइंटिफिक नोटेशंस में। चलिए इसी तरह से देखिए अगर हम इस नीचे वाले नंबर को कन्वर्ट करते हैं, ठीक, अब मैं इसको यहाँ पर पॉइंट को मैं यहाँ शिफ्ट करके लाना चाहता हूँ। तो देखिए सबसे पहले कितना शिफ्ट,
नंबर आप लिख दीजिए, सबसे अच्छा तरीका। तो इसे कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, 3.521, मैंने यहाँ पे ये नंबर लिख दिया n के प्लेस पर, ये किसके प्लेस पे आया, n के प्लेस पर, ठीक है, ये वाला नंबर भी n के प्लेस पर। अब इंटू 10 टू द पावर, कितना मैंने डेसिमल को शिफ्ट किया, तो 1 2 3 पॉइंट शिफ्ट किया तो सॉरी मैंने यहाँ क्या लिख दिया 3। अब किस तरफ शिफ्ट किया, राइट साइड में, तो राइट साइड के लिए क्या लगा दूंगा, माइनस नेगेटिव। तो इस तरह से ये नंबर कन्वर्ट हो गया 3.521 इंटू 10 टू द पावर -3 के फॉर्म में। अब देखिए इन दोनों नंबर्स के साथ अगर मैं आपको डील करने के लिए बोलूँ, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन वगैरह जैसी प्रॉब्लम्स, तो अब आप इजीली इनके साथ में डील कर सकते हो सिंपल एक्सपोनेंट वाले रूल यहाँ पर अप्लाई करके, ठीक। एक तो ये बात हो गई। अब एक बात और याद रखोगे, जब भी डेसिमल शिफ्ट होगा राइट साइड में, अगर डेसिमल किधर शिफ्ट होता है, राइट साइड में, तो 10 की जो भी पावर होगी, जैसे सपोज करो 10 टू द पावर n है, आप उसमें -1 कर दोगे, तो 10 टू द पावर n में क्या हो जाएगा, -1। जैसे देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या था, जब डेसिमल यहाँ था तो यहाँ 10 की पावर में n की जगह सपोज कर लो 10 की पावर 0 था, कुछ नहीं, मतलब कितना था, 0। अब आपने डेसिमल को कितने पॉइंट शिफ्ट किया, 4 पॉइंट्स, तो यहाँ पे एक बार जब शिफ्ट किया होगा तो -1 आया होगा, फिर जब दूसरी बार शिफ्ट किया तो फिर -1 आया होगा, फिर तीसरी बार शिफ्ट किया तो -1, और इसी तरह से चौथी बार भी शिफ्ट किया होगा तो -1। तो 0 -1 -1 कितना, -4, और 0 -4 कितना होता है, -4। तो इस तरह से यहाँ पर नंबर बना है, ठीक। तो आप याद रखोगे जब भी डेसिमल शिफ्ट होगा राइट साइड में, 10 की पावर में आप क्या कर दोगे, -1। समझ में आई बात। कहने का मतलब अगर आपके पास 1.325 या 327 ऐसे लिखा है, इंटू 10 टू द पावर 3 लिखा हो, सपोज कर लो कोई नंबर साइंटिफिक नोटेशन में। अब मैं बोल रहा हूँ ना, आपको डेसिमल यहाँ पे ले आना है 2 के बाद में, तो देखो आप डेसिमल को कितना शिफ्ट करने जा रहे हो, 2 पॉइंट्स, सही है, और किधर शिफ्ट कर रहे हो, राइट साइड में। तो आप क्या बोलोगे, 10 की पावर 3 था पहले, मैंने डेसिमल को 2 पॉइंट राइट में शिफ्ट किया, तो 2 बार शिफ्ट करा तो माइनस का कितना आएगा, 2। एक बार शिफ्ट किया तो -1, 2 बार किया तो -2 इंटू में। अब ये नंबर जब डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो गया तो क्या बन गया, 132.7। अब यह पॉइंट हटा के मैंने यहाँ से यहाँ पे कर दिया, तभी तो ये बना है। मीन्स क्लियरली ये नंबर कितना बन गया, 132.7 इंटू 10 टू द पावर 3 - 2 कितना होता है, 1। तो 10 टू द पावर 1। समझ में आ गई बात। तो इस तरह से एक चीज़ आप याद रखोगे कि जब भी डेसिमल राइट साइड में शिफ्ट होता है तो हम 10 की पावर जो भी होती है उसमें -1 कर देते हैं। अगर 1 पॉइंट शिफ्ट हुआ तो -1, 2 पॉइंट शिफ्ट हुआ तो -2, 3 पॉइंट हुआ तो -3। इसी तरह से अगर जो आपका ये डेसिमल है वो शिफ्ट हो लेफ्ट साइड में, कहाँ पर, लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में अगर शिफ्ट हुआ तो 10 की जो भी पावर पहले से रही होगी, सपोज कर लो n, उसमें आप +1 करते जाओगे। अगर एक बार शिफ्ट किया तो +1, दूसरी बार शिफ्ट किया तो +2, तीसरी बार किया तो +3, इस तरह से। जैसे अगर मैं इसका एक एग्जांपल दूं, आपके पास सपोज करो कोई नंबर इस तरह लिखा हुआ है 143.27 इंटू 10 टू द पावर 5। साइंटिफिक नोटेशन में ये नंबर है आपके पास। आपको मैंने बोला कि इस पॉइंट को ना आप यहाँ पर ला के लिखो 1 के आगे, ठीक है। तो अब देखो आप क्या देखोगे, आपको डेसिमल शिफ्ट करना है लेफ्ट साइड में, वो भी कितना, 2 डिजिट सॉरी, कितना शिफ्ट करना है, 2 डिजिट। तो आप बोलोगे 10 की पावर पहले से कितनी है, 5, 2 डिजिट शिफ्ट कर रहा हूँ किधर, लेफ्ट में। एक बार शिफ्ट करता तो +1, 2 बार शिफ्ट कर रहा हूँ तो +2 किधर, लेफ्ट साइड में। तो यहाँ कितना हो जाएगा, +2। समझ में आई बात। अब यहाँ पे देखो ये नंबर जब ये डेसिमल यहाँ से यहाँ आ गया तो कितना बन गया, 1.4327। क्लियर। तो अब टोटल ये नंबर क्या बन गया मेरे लिए, 1.4327 इंटू 10 टू द पावर 5 + 2 कितना होता है, 7। तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 7। समझ में आई बात। तो इस तरह से ये साइंटिफिक नोटेशन का खेल आपको याद रखना है। डेसिमल लेफ्ट शिफ्ट हुआ 1 प्लेस तो +1, राइट में शिफ्ट हुआ 1 प्लेस तो -1। जितने प्लेस शिफ्ट करोगे उतने बार -1 या जितने प्लेस इधर शिफ्ट करोगे +1 ऐड करते जाएंगे। ठीक, ये तो साइंटिफिक नोटेशन की बात थी। अब एक चीज़ और होती है सिग्निफिकेंट फिगर्स।
सिग्निफिकेंट फिगर्स बेसिकली क्या होते हैं मैं आपको समझाऊँ यहीं पर। जैसे सपोज कर लो आप किसी बहुत छोटी चीज़ के साथ में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, वैसे मान लो किसी लिक्विड का कोई छोटा सा वॉल्यूम है, आपको उसके साथ एक्सपेरिमेंट करना है, आपको बोला गया भाई इसका वॉल्यूम मेजर करो। तो अब बहुत छोटा वॉल्यूम है, तो सपोज कर लो आपने उसका वॉल्यूम मेजर किया 5.7 मिलीलीटर्स, ठीक है, 5.7 मिलीलीटर्स। या आपके किसी फ्रेंड ने उसका बगल में वॉल्यूम कितना मेजर किया 5.3 मिलीलीटर्स, ओके। और अदर किसी बच्चे को दिया गया तो उसने 5.6 मिलीलीटर उसका वॉल्यूम मेजर कर लिया। तो देखो एक चीज़ आप देख रहे हो कि ये सारे वॉल्यूम्स की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन जो एक चीज़ कॉमन है सब में वो कितनी 5। मतलब जो 5 ये नंबर है ये तो श्योर है कि 5 ml तो है, उसके बाद ये जो क्वांटिटी आ रही है उसमें डिफरेंस है, मतलब इसमें एरर हो सकती है, ठीक है। तो जो हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर ना, मतलब यहाँ ये जो नंबर 5 है वो क्या होगा सिग्निफिकेंट फिगर होगा। मतलब सिग्निफिकेंट फिगर वो नंबर होता है जिसकी वैल्यू मुझे एग्जैक्ट मालूम होती है कि हाँ भाई ये तो यही होगा, ठीक है, जो मुझे एग्जैक्टली पता होता है वही क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए कुछ रूल्स होते हैं नंबर्स डिसाइड करने के लिए, जिसमें से फर्स्ट रूल देखिए आप याद रखेंगे, मैं आपको ऐसे रफली बताता हूँ। जितने भी नॉन ज़ीरो नंबर्स होते हैं हमारे वो सारे के सारे क्या होते हैं सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे अगर सपोज करो आपको मैं पूछूं कि 132 में बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो ये एक नॉन ज़ीरो नंबर है 132। आपको इसमें कितनी डिजिट दिख रही हैं 1 2 और ये 3, तो टोटल 3 डिजिट्स हैं इसमें, तो आप बोलोगे इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। समझ में आई बात, ठीक है। इसके अलावा जैसे अगर मैं आपको बोलूँ बताओ 0.75 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आप बोलोगे ये भी एक नॉन ज़ीरो नंबर है, तो इसमें भी 7 और 5 यानी कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब ये तो फर्स्ट रूल था। फर्स्ट रूल याद रखना है कि जितने भी नॉन ज़ीरो नंबर होते हैं सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, ठीक। मैं इसको रफ कर देता हूँ नेक्स्ट रूल बताने के लिए यहाँ पे। पहला रूल क्या हो गया नॉन ज़ीरो नंबर होगा, नॉन ज़ीरो नंबर सारे क्या होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब दूसरा रूल देखिए ये है कि किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर के पहले अगर कोई ज़ीरो आ रहा है, किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर के पहले अगर कोई ज़ीरो आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होता है, ठीक। क्या बोला मैंने, किसी नॉन ज़ीरो नंबर के पहले आने वाला ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं होता है। कैसे, अब इस बात को समझते हैं। जैसे सपोज करो मैंने लिख दिया 0 1 2 5, तो एक्चुअल में ये लिखा क्या है, लिखा तो 125 ही है बट थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं इसमें, तो आप बोलोगे यहाँ पर केवल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, केवल 3। ऐसा क्यों, देख तो डिजिट मुझे 4 नहीं 1 2 3 4, लेकिन आप देखो 1 जो है एक नॉन ज़ीरो नंबर है, पहला 1 क्या है नॉन ज़ीरो नंबर, तो इस नॉन ज़ीरो नंबर के पहले जो ये जो ज़ीरो आ रहा है ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा, तो इसे हम काउंट नहीं करेंगे। समझ में। इसी तरह से देखो अगर लिखा है 0.0125 ऐसे लिखा होता तो यहाँ पर भी ये वाला ज़ीरो काउंट नहीं होता मेरे लिए। क्यों नहीं होता, क्योंकि ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के पहले आ रहा है। समझ में आई बात। तो यहाँ पर भी टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक। ये दूसरा रूल था। सेकंड रूल ये भी आपको याद रखना है कि नॉन ज़ीरो नंबर के पहले जो ज़ीरो आते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, ठीक। अच्छा, अब अगर सोचो यही ज़ीरो मैं कुछ ऐसा लिख दूँ 1025, मतलब ये जो ज़ीरो है वो 2 नॉन ज़ीरो नंबर्स के बीच में आ रहा है। देखो 1 और 2 2 नॉन ज़ीरो नंबर है, मतलब जो ज़ीरो नहीं है उनके बीच में अगर कोई ज़ीरो आता है तो वो सिग्निफिकेंट होता है। मींस अगर यहाँ पे मैं पूछूं कितने सिग्निफिकेंट फिगर है तो आप बोलोगे 4, 1 2 3 और 4। अगर ये ज़ीरो 2 नॉन ज़ीरो नंबर्स के बीच में आ रहा है, पहले आएगा तो भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया 4 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक। अब देखो अगर यही ज़ीरो बाद में आ जाए, जैसे 1 2 5 और 0, ठीक है। अगर ये ज़ीरो नॉन ज़ीरो नंबर के बाद आया, अगर ये ज़ीरो नॉन ज़ीरो नंबर के बाद आया तो भी ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ठीक है। तो भी ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। मतलब अगर मैं पूछूं यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर है तो आप बोलोगे 1 2 और 3, तो यहाँ टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर।
मतलब पहला रूल तो बस सिंपल याद रख लो, नॉन जीरो नंबर सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं सारे के सारे। अगर कोई जीरो पहले आ रहा है किसी नॉन जीरो नंबर के या फिर बाद में आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, लेकिन अगर बीच में आ रहा है तो सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है, ये किसके लिए था? नॉन डेसिमल नंबर्स के लिए, ये वाला रूल। लेकिन अगर सोचो कोई जीरो ऐसे आए, जैसे 1 0 2 5, इस तरह से ये कोई नंबर लिखा हुआ है, पॉइंट में ऐसे आ गया 0, पॉइंट में ऐसे 0 3, ठीक। तो अब अगर यहाँ पे पूछें कि भाई ये सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे होंगे या फिर ऐसे बस लिखा हुआ है, सपोज करो ऐसे 1025.0, अब ये 0 भी देखो नॉन जीरो नंबर के बाद आ रहा है, तो क्या ये सिग्निफिकेंट होगा? हाँ, यहाँ होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो ये डेसिमल के बाद आ रहा है। ठीक है, तो याद रखोगे अगर कोई नॉन डेसिमल नंबर है उसके लास्ट वाले नॉन जीरो नंबर के बाद कोई जीरो आता है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, लेकिन अगर डेसिमल के बाद आ रहा है कोई नंबर जीरो लास्ट में तो वो सिग्निफिकेंट होगा। समझ में आ गई बात? इसका सबसे सिंपल एग्जांपल देखो, जैसे अगर 100 लिखा है मेरे पास, तो 100 में ये जो जीरोस हैं ये नॉन जीरो नंबर के बाद है, मतलब यहाँ टोटल केवल एक सिग्निफिकेंट फिगर है। कितना? केवल एक। लेकिन अगर मैं इसको 100.00 लिख दूँ इस तरह से 100.00, तो देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने पोजीशंस है? एक जीरो और दो जीरो, तो यहाँ पर टोटल जो है दो सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। समझ में आ गई बात? यहाँ पर टोटल कितने हो जाएंगे? सॉरी 100.00, यहाँ पर 1 2 3 4 और फिर एक जीरो अगर रखें तो यहाँ टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको भी इजीली सिग्निफिकेंट फिगर का ये रूल समझ जाएंगे। ठीक है, अब ये तो बात किसकी हो गई? सिग्निफिकेंट फिगर्स वगैरह की। रफली मैनेजमेंट की भी हमने यहाँ पर बात कर ली है। अब यहाँ पर देखो जो भी सारी चीज़ें हैं वो हम समझ चुके हैं सारी की सारी। ठीक है, बेसिक जो भी था हमारा मैटर से रिलेटेड, जो भी मेजरमेंट वगैरह से रिलेटेड प्रॉपर्टी थी वो आज की क्लास में हमने डिस्कस कर ली। आज की क्लास को बस यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट जो हमारी आने वाली क्लास है, अगली क्लास में, उसमें मैं अब आपको पढ़ाऊंगा मोल कॉन्सेप्ट। लेकिन मोल को पढ़ने से पहले या फिर मोल के अंदर का एक पार्ट है, हम ऐसे समझ सकते हैं, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक ज़रूर करना वीडियो, क्योंकि आपका लाइक ही हमें बताएगा कि हम आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करें। आप हमें पसंद करते हो या फिर नहीं करते हो, जो भी है वो आपका लाइक डिसाइड करता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, आपका लाइक हमें बहुत इंस्पायर करता है। टिल देन स्टे सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस, वॉश योर हैंड्स एंड सैनिटाइज। बाय।